छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनावी मुद्दे वहां के क्या क्या हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इन दिनों सुर्खियों में है वो है महादेव ऐप भ्रष्टाचार का। लेकिन उससे पहले देखिए 9 जिले जिनकी 20 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, यानी कि कुल 20 विधानसभा की सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है। 9 जिलों की 20 विधानसभा सीटें और इनमें से 5 राज्यों से सटे हुए बॉर्डर वाले इलाके में यह चुनाव हो रहा है। 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें सुबह 7 से दोपहर को 3 बजे तक चुनाव होगा और बाकी की 10 सीटें जिनमें सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चुनाव होगा। ज्यादातर जो जिले हैं वो नक्सल प्रभावित जिले हैं। कुल 9 जिले जिनमें चुनाव हो रहा है, आदिवासी बहुल इलाके में वोटिंग होगी और इनमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आते हैं। 12 सीटें इनमें से देखिए एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र देखिए कुल 5304 बनाए गए हैं। उम्मीदवार 223 जिनकी किस्मत का फैसला आज छत्तीसगढ़ की जनता करने वाली है। महिला उम्मीदवार इनमें से केवल 25 है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार आते हैं राजनांदगांव से। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीट पर भी आज ही वोटिंग होनी है। इसके अलावा सबसे कम जो उम्मीदवार है वो चित्रकोट दंतेवाड़ा से आते हैं। केवल 7 उम्मीदवार वहां से हैं। ओवर टू यू रोमान। शुक्रिया पूजा। हम पूजा के पास आगे दोबारा आपको लेकर चलेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए। इस बीच जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ खास पैमानों का पैनल। स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ये 20 सीटें छत्तीसगढ़ की, आपकी नजर किस पर? नहीं, मैंने शुरू में भी जो बात हम लोग अभी कर रहे थे, ये 20 सीटें दरअसल वो पतीले के एक चावल की तरह है, सैंपल है कि इससे पता चलेगा कि आदिवासी मतदाता किधर जा रहा है। 2018 में वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ गया था और आपको याद होगा 2017 में गुजरात का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 18 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह आदिवासी मतदाता बीजेपी से नाराज था, बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। क्या इस बार स्थिति बदली है? गुजरात में तो बदल गई। गुजरात में ऐसे आदिवासी इलाकों में बीजेपी जीती जहां जो कभी नहीं जीती थी, कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में वही बात जो है कोई विश्वास पूर्वक नहीं कह तो मतलब आदिवासी वोटर पर खास तौर से आपकी नजर है विजय जी। लेकिन ये जो करेगा भूपेश बघेल की गद्दी कितनी सुरक्षित है या बीजेपी उसके आसपास कहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, अगर आदिवासी वोटर की बात की जाए तो उनका प्रभाव यहां पर इस बस्तर संभाग में भी और फिर नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी, जिसमें अगले चरण में वोटिंग होगी। लेकिन ये जो 20 सीटें हैं विजय जी, अगर 2018 की बात की जाए तो इन 20 में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि साहब ये वाला जो इलाका है ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, तो वो सिर्फ 2018 में नहीं बल्कि 2013 में, उससे पहले भी ये कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड के तौर पर ही रहा है। इस बार आपकी नजर कहां? बिल्कुल, ये एक तो सैंपल है ही, जैसा प्रदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और एसटी वाला मतलब आदिवासियों वाला क्षेत्र है। और आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पिछले 10 साल में बढ़ी है, कम नहीं हुई है, लेकिन पिछले चुनाव में नहीं थी। राजस्थान को भी यदि जिक्र करें, अभी राजस्थान में जब अगले सेशन में चुनाव होगा वहाँ पर भी आदिवासी का जो पूरा इलाका मेवाड़ का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ आदिवासी कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी खासतौर से, और खुद रमन सिंह यहाँ पर मैदान में है तो उसका असर कितना दिखाई देता है। हालांकि रमन सिंह की तो लास्ट एंट्री हुई है, भारतीय जनता पार्टी खुद दुविधा में थी कि उनको रखा जाए नहीं रखा जाए, उनके फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। तो बिना रमन सिंह के, डॉक्टर रमन सिंह के जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते बड़े नेता मैं मानता हूं वहां पर साहू साहब के अलावा, तो उनके बिना या उनके फेस के बिना लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा यहाँ पर होगा या कितना नुकसान होगा ये तय करेगा। क्योंकि भूपेश बघेल को अभी तक के जो एबीपी के भी सर्वे थे, ओपिनियन पोल थे, उसमें बढ़त दिखाई दे रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस पर नजर रहेगी कि आखिरकार, और इस रणनीति को भी मुझे लगता है समझना चाहिए कि आखिरकार वो शख्स जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, अचानक से उसका चेहरा जो है वो पार्टी की तरफ से आगे क्यों नहीं किया गया है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बाकी मेहमान कर रहे थे, ये भी 20 जो सीटें हैं इसमें से 12 रिजर्व सीटें हैं, एसटी रिजर्व सीट, और ऐसे में आदिवासी वोटर। लेकिन आदिवासी वर्सेस वनवासी, ये जो एक फर्क दिखाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है, और पूरे छत्तीसगढ़ चुनाव को अगर देखा जाए तो वो जो छत्तीसगढ़िया गौरव का नैरेटिव जो कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाया गया, और साथ ही साथ आदिवासियों की अस्मिता की बात कि बीजेपी आपको वनवासी कहकर आपका अपमान कर रही है, जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई, वो भी फैक्टर इन करेगा। ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इन बातों के आधार पर मतदाता तय करता है कि उसे किसे वोट देना है।
मेरी मान्यता यह है कि मतदाता, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, मतदाता, सरकार ने अगर डिलीवर किया है, सरकार ने अगर सुशासन किया है, आदिवासियों के बीच में मान लीजिए तेंदुपत्ता की से उनकी आजीविका चलती है जी। सवाल यह है कि सरकार का ध्यान इस तरफ गया है कि नहीं गया है। सरकार ने तेंदुपत्ता की जो खरीदारी की है, उस खरीदारी में उनको आमदनी हुई है कि नहीं हुई है? अगर आमदनी हुई है तो आदिवासी वहां वोट देंगे। वहां शिक्षा की क्या स्थिति है? और सर जो बात आप कह रहे हैं ना, इस वक्त खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है वोटर के अंदर। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मात। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।